हेलो एवरीवन, मेरा नाम है समीन डेमला एंड वेलकम बैक टू योर ओन स्टडी चैनल रॉकेट साइंस नीट। सो आज की इस वीडियो में हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा अबाउट ईसीजी विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो कि क्लास 11th नीट यूजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ओके, सो ऐसा कुछ ग्राफ रहता है हमारे पास ईसीजी का। आइए आज इस ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये ग्राफ क्या कहलाता है। इस चैप्टर को भी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस की तरह पहले एक बार मेरे हैंड रिटन नोट से देखेंगे एंड उसके बाद वी विल गो फॉर द एनसीईआरटी एंड इसके बाद एक छोटा क्वेश्चन इस चैप्टर का देखेंगे। यस, सो हमारे पास ईसीजी से दो मतलब बनते हैं। पहला इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? जो ग्राफ आपको दिखता है, जो ग्राफ हमें दिखता है, जो कि ये येलो बॉक्स में आपको दिख रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। और जिस मशीन पे इस ग्राफ को देखा जाता है, सेंस लिया जाता है इसका, उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। थोड़ा उल्टा सा है कि मशीन का नाम ग्राफ है और ग्राफ का नाम ग्राम है। ठीक है, इसका जो पहला ईसीजी फर्स्ट एवर पूरी अर्थ पे जो लिया गया ईसीजी, वैसे तो अर्थ भी लिया जाएगा, ह्यूमन्स अर्थ भी एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ईसीजी वाज टेकन बाय आइंथोवन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है और किसी पीवाईक्यू में भी नहीं पूछा गया। उसको मैं एन आई के नाम से डिनोट करूँगा, विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने 4 मार्क करा है, वो है पल्स रेट। पल्स रेट कैसे देखा जाता है ईसीजी के थ्रू? हम कुछ अलग अलग तरीक़ों से पल्स लेते हैं किसी इंसान की। एक तो हमारा जो प्रिमिटिव मेथड है, कन्वेंशनल मेथड है, जैसे नेक के नीचे देखना एंड आपकी रिस्ट पर चेक करना। एक स्टेथोस्कोप के थ्रू भी पल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके अलावा ईसीजी को देखकर भी पल्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। जितने नंबर ऑफ़ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको अपीयर होते हैं स्क्रीन पर, उतना ही आपका पल्स रेट रहता है। ठीक है, अब इस ईसीजी के अंदर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या डिनोट करता है? इसमें 3 वेव्स हम स्टैंडर्ड देखते हैं। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस वेव नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वेव का ग्रुप है। ठीक है, क्यू आर एंड एस कॉम्प्लेक्स, एंड उसके बाद आती है टी वेव। उससे पहले एक बार देखते हैं कि एक स्टैंडर्ड ईसीजी कैसे लिया जाता है। स्टैंडर्ड ईसीजी लेने के लिए 3 इलेक्ट्रोड्स किसी इंसान की बॉडी पर लगाए जाते हैं। सपोज़ ये एक ह्यूमन है, ये इसके हाथ हैं एंड यहाँ पर इसके ये पैर है। ठीक है, तो इसमें इसकी दोनों रिस्ट पर एक एक इलेक्ट्रोड होगा और उसके बाद इसकी लेफ़्ट एंकल पर एक इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ कहीं बीच में हमारा हार्ट है। तो कुछ इस तरीके से किया जाता है कि आपका हार्ट इस क्लोज्ड सर्किट के अंदर आ जाए, ताकि ईजिली उसका जो इलेक्ट्रिकल उसका पूरा वो सिस्टम है, उसको मेजर किया जा सके। ये एक स्टैंडर्ड है कि एटलीस्ट ये 3 इलेक्ट्रोड्स तो होने ही चाहिए। उसके बाद पेशेंट की कंडीशन पर ये वेरी कर सकते हैं, जैसे 12 इलेक्ट्रोड सिस्टम, 6 इलेक्ट्रोड सिस्टम, वो कितना भी हो सकता है, वो अभी हमें नहीं जानना। दिस इज़ नॉट द मैटर ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं वेव्स की। तो पहली वेव जो हमें दिखती है वो है पी वेव, जो कि कर्व वेव है। ठीक है, ये आपको क्या डिनोट करती है? विच इज़ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। याद रखिए, ये जो है आपका एट्रियल सिस्टोल को डिनोट नहीं करती, ये डिनोट करती है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। यानी कि जो एट्रिया की वॉल है, एक्सक्यूज मी, यस, सो जो आपकी एट्रिया की वॉल है, वो वॉल डीपोलराइज हो चुकी है। ये आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे और अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे कुछ नहीं होता है, जैसे मान लीजिए वॉल है, तो इसमें सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं और जो वॉल है उसका जो कंडक्ट जो वो है आपका चार्जेस हैं, वो ऑपोजिट हो जाते हैं। जैसे अगर बाहर प्लस थे तो अब माइनस हो गए, ऐसा कुछ चार्ज ऑपोजिट उल्टे हो जाते हैं। तो ये आपका डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन होने के बाद आपका एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली वेव की तरफ, विच इज़ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका क्या दर्शाता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका दर्शाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, यानी कि पहले हमने जो देखा वो एट्रियल वॉल्स का डीपोलराइजेशन था, और अब जो हम देख रहे हैं वो वेंट्रिकुलर वॉल्स का डीपोलराइजेशन है। इसके बाद जो जब डीपोलराइज हो जाती है वेंट्रिकल की मेम्ब्रेन, तब उसके बाद आपका होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब ये कब तक रहता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल? ये टी वेव के एंड होने तक ये रहेगा, यानी कि यहाँ पे ये शुरू होगा, मतलब यहाँ पे ये आपका डीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी होता है, और वो यहाँ तक रहता है, पूरा टी वेव के एंड तक वो रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके टी वेव की, यानी कि जो
हमारी तीसरी नंबर ऑफ वेव है टी वेव, उसके बारे में हम बात करते हैं कि वो है क्या आखिर में। तो टी वेव जो है वो आपका दर्शाता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब एक सवाल मन में आता है कि डीपोलराइजेशन हुआ वेंट्रिकल्स का, उसके बाद रीपोलराइजेशन भी हो गया वेंट्रिकल्स का, तो एट्रिया का क्या? एट्रिया का भी तो डीपोलराइजेशन हुआ था। तो एट्रिया का जो रीपोलराइजेशन है वो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान ही होता है, बट उसकी जो वेव बनती है वो डोमिनेंट नहीं होती, डोमिनेंट आपकी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की वेव होती है। इस वजह से आपको ईसीजी पर रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया की वेव कभी भी शो नहीं होती। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बस इसका इतना ही काम था टी वेव का। अगला कि टी वेव के एंड तक आपका जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है वो रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो कि ईसीजी से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला देखते हैं, अगर ऐसे नोड आपका ब्लॉक हो जाता है, अगर ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पेस मेकर है ऐसे नोड हमारा वही काम नहीं कर रहा, तो उस पर आपका पी वेव नहीं बनता। ठीक है, उसमें आपका पी वेव नहीं बनेगा, डायरेक्ट आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद टी वेव बनेगा, ऐसे आपका टी वेव बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका पी वेव नहीं शो होता। अगला होता है अगर आपका ए वी नोड ब्लॉक हो जाए या बंद हो जाए, काम ना करे, तो ए वी नोड काम नहीं करता। अब थोड़ा कंडक्टेंस सिस्टम को देखते हैं कैसे काम करता है। पहले आपका ऐसे होता है, उसके बाद ए वी नोड होता है, देन आपका बंडल ऑफ हिज आता है या ए वी बंडल आता है, इसको हम बी ओ एच लिखते हैं, देन हमारा परकंजी फाइबर्स आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर आपका ए वी नोड बंद हो चुका है तो यानी कि इसने एट्रिया तक तो सिग्नल पहुँचा दिया। ठीक है, एट्रिया तक सिग्नल पहुँच चुका है बट वेंट्रिकल्स तक सिग्नल नहीं पहुँचेगा। तो वेंट्रिकल्स तक जो सिग्नल है वो बंडल ऑफ हिस पहुँचाएगा। तो जहाँ पर ऐसे नोड अराउंड 75 टाइम्स आपका करता है, पोटेंशियल देता है, वहाँ पर बंडल ऑफ हिस जस्ट आपका लगभग 25 के आसपास आपका पोटेंशियल देता है। ठीक है, तो लगभग 1/3 हो गया है ना। 1/3 होने की वजह से यहाँ पर पी वेव 3 बार बनती है। यस, यू हर्ड इट राइट, 3 बार पी वेव बनेगी, देन आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन टी वेव बनती है। ठीक है, तो ये एक अलग सा एक डिसऑर्डर है जिसे हम स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम। तो ये स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम का नाम भी जो है वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो बट फिर भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज, क्योंकि पीवाईक्यूज में पूछा गया है तो यहाँ पर हमने इसे डिस्कस किया है, तो ये आप ना भी रखें याद तो चलेगा, स्ट्रोक्स एडम सिंड्रोम। अगला दो जो है वो ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका पी वेव दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद क्यू आर बनता है, एस भी बनता है, बट टी वेव नहीं बनेगी। टी वेव जो है वो फ्लैट बन जाती है, तो टी वेव फ्लैट बनती है और ये आपका एस टी सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड हो चुका है, यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इश्कीमिया। ठीक है, मायोकार्डियल इश्कीमिया ये कब होता है? जब आपके हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता। अगर आपके हार्ट में ऑक्सीजन काउंट कम हो जाता है, किसमें? आपके हार्ट में आपका ऑक्सीजन का जो काउंट है वो कम हो जाए, तो आपको मायोकार्डियल इश्कीमिया यानी कि ऐसा ईसीजी आपका बनता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली वेव जो कि डिसऑर्डर्ड वाली वेव है उसकी, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आपका पी वेव है, ठीक है, पी वेव है आपका, देन ये आपका क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद ये ऊपर की तरफ एलिवेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, एस टी सेगमेंट आपका क्या है? एलिवेटेड है। इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन का दूसरा नाम भी होता है जिसको कॉमनली हम जानते हैं, विच इज़ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है कि हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी ईसीजी की यहाँ पे ख़त्म होती है। ये पूरा पेज ईसीजी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, और कुछ ज़्यादा ही है मोर देन सफिशिएंट से भी, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इस पे नोटेड है। ठीक है, इससे ज़्यादा फिर सीधा एमबीबीएस में ही जाकर है, हमारी 11th-12th में तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको एनसीईआरटी का ग्राफ देख लेते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपके एग्जाम में यही ग्राफ आना है। तो यहाँ पर हमें पहले पी वेव दिखता है, देन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स दिखता है, देन टी वेव है, एंड दोबारा यहाँ पे पी वेव शुरू हो जाती है। तो ऐसा कुछ है नहीं, पीछे हमने सेम ही ग्राफ ड्रॉ करा था। एनसीईआरटी की तरफ नज़र मारते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी। You are probably familiar with the scene from a typical hospital television show. A patient is hooked up to a monitoring machine that shows voltage traces on a screen and make the sound this. ठीक है, और उसके बाद पेशेंट गोन। ठीक है, यानी कि कार्डियक अरेस्ट मतलब पेशेंट की डेथ हो जाती है जब वो लाइन जो है फ्लैट हो जाती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मशीन कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये कोई बाहर का पॉइंट नहीं था, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। इज़ यूज टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी।
ठीक है। ECG इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ये जितना भी हमने पढ़ा है डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन, ये पूरा कार्डियक साइकिल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बिकॉज हम हार्ट के अंदर जाकर तो कार्डियक साइकिल को नहीं देख सकते, तो हमने इसका एक मेथड निकाला वाया अ ग्राफ, जो कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को यूज़ कर कर हमें कार्डियक साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है या किस पॉइंट पर कार्डियक साइकिल फिलहाल है वो पढ़ने में आसानी करता है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ECG एज शोन, ठीक है, एज शोन मतलब वो ग्राफ की बात कर रहे हैं। A patient is connected to a machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle, ठीक है, दैट कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी। तो ये बहुत बेसिक वाला ECG ऑब्टेन करने के लिए 3 लीड या इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है। फॉर डिटेल्ड इवेल्युएशन ऑफ द हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच टू द चेस्ट रीजन। चेस्ट रीजन पर मल्टीपल लीड्स या इलेक्ट्रोड्स लगाए जा सकते हैं। हेयर वी टॉक ओनली अबाउट अ स्टैंडर्ड ECG। Each peak in the ECG is identified with the letter P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. The P wave represents the electrical excitation or depolarization of the atria, ठीक है, which leads to the contraction of both atria. उसके बाद हम आते हैं द QRS complex represent the depolarization of the ventricles, ठीक है, which initiates the ventricular contraction. The contraction starts short after Q and marks the beginning of the systole, ठीक है। द T wave represent the return of the ventricle from excited to normal state which is called repolarization। एक एक वर्ड वही है जो हमने पीछे भी देखा। The end of T wave marks the end of systole, obviously by counting the number of QRS complexes that occur in a given time period one can determine the heartbeat rate of an individual। heartbeat rate मतलब पल्स की बात हो रही है यहाँ पे। Since the ECG obtained from different individual have roughly the same shape for the given lead configuration, any deviation from the shape indicate a possible abnormality or disease. Hence, it is of great clinical significance. तो डिसीज़ का कुछ खास इसमें बात नहीं करी, बट फिर भी हम एक एक्स्ट्रा एज तक गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें बोला है द डायग्राम गिवन हेयर इज द स्टैंडर्ड ECG ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। द P wave represent, P wave क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो यहाँ पर वो बेटर ऑप्शन होता तो हम उसको मार्क कर देते, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, एंड बिलीव मी इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। सो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।